सिस्मोग्राफ के बिना भूकंप को मापना असंभव है। ये किसी जासूस की तरह पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल पर नजर रखता है और छोटे से छोटे कंपन को भी तुरंत महसूस कर रिकॉर्ड कर लेता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी कोने में आए भूकंप से जुड़ी जरूरी जानकारी निकाल पाते हैं। हम सभी पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह क्रस्ट पर रहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल और उससे नीचे पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कोर स्थित होता है। क्रस्ट और मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो अनेक छोटे बड़े टुकड़ों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स किसी पजल की तरह आपस में फिट हो जाती हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं रहती, बल्कि पूरे वर्ष में कुछ सेंटीमीटर की दर से तैरती या खिसकती रहती हैं। तैरने की प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो गर्म अणु ऊपर और ठंडे अणु नीचे की ओर एक चक्र में घूमते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स भी ऊपरी मेंटल पर कन्वेक्शन करंट यानी कि लगातार गर्म और ठंडे होने के चक्र के कारण तैरती रहती है। तैरने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लगातार टकराती रहती हैं, जिसके कारण इनके किनारों पर घर्षण पैदा होता है और ये आपस में फंस जाती हैं। ऐसा होने पर दबाव काफी बढ़ जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा सिस्मिक वेव यानी कि भूकंपीय तरंगों के रूप में फैल जाती है। इन्हीं भूकंपीय तरंगों के कारण ही भूकंप आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है उसे हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट कहते हैं। इससे सीधी रेखा पर क्रस्ट पर जो बिंदु बनता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगे बॉडी वेव और सरफेस वेव के रूप में पृथ्वी के अंदरूनी और ऊपरी सतह पर फैल जाती हैं। बॉडी वेव दो प्रकार की होती है, पी और एस वेव। प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव को महसूस किया जाता है। आप इस लिंकी के जरिए देख सकते हैं कि पी वेव कैसी दिखती है। वहीं एस यानी कि सेकेंडरी या शेयर वेव्स गति के मामले में पी वेव से थोड़ी कम होती हैं। ठीक इसी तरह सरफेस वेव भी दो प्रकार की होती है, लव वेव और रेलिक वेव। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण। भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ लगा हुआ उपकरण सिस्मोग्राफ इन्हें रिकॉर्ड करता है और इससे जो रिकॉर्ड तैयार होता है उसे सिस्मोग्राम कहते हैं। ये हमारे हृदय की धड़कनों को मापने वाली ईसीजी जैसी ही दिखाई देती हैं। हमें हर किसी चीज को मापने की जिज्ञासा होती है। भूकंप को मापने की कोशिश भी कोई नई बात नहीं है। आइए इसके इतिहास को जानते हैं। गणितज्ञ ज़ैंग हैंग ने सुदूर आए भूकंप की दिशा का पटरी अलीपुर कोलकाता में स्थापित की गई। एक ऐसा स्थान होता है जहां भूकंप को मापने वाले उपकरणों को रखा जाता है। शुरुआत में भूकंप को मापने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक फ्रेम पर स्प्रिंग लगा होता था, जिसके निचले हिस्से पर एक भार लगा होता था जिसमें एक पेन स्थित होती थी। तो जैसे ही भूकंप आता, उपकरण में लगा भार स्थिर रहता, लेकिन पृथ्वी के कंपन की वजह से फ्रेम और स्प्रिंग हिलना शुरू हो जाते हैं और कागज पर भूकंपीय तरंगों की आकृति बन जाती है। सभी सिस्मोमीटर एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, बिना हिले धरती में होने वाले कंपन को मापना। 1990 से एनालॉग की जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी ने लेनी शुरू कर दी। आधुनिक सिस्मोमीटर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, लेकिन इनके कार्य करने का सिद्धांत पुराने सिस्मोग्राफ की तरह ही होता है। आधुनिक सिस्मोग्राम में मास यानी कि भार की जगह चुंबक लगा होता है, जो एक बॉक्स में बंद होता है। चुंबक की गति करने से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। वर्ष 2018 में ब्रॉडबैंड सिस्मोमीटर के साथ भारत पूरी तरह से डिजिटल हो गया। फिलहाल भारत में कुल 115 ऑब्जर्वेटरी में ब्रॉडबैंड सिस्मोमीटर स्थापित कर दिए गए हैं। सिस्मोमीटर ऊपर नीचे, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी दिशाओं में गति करने वाली भूकंपीय तरंगों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इसके बगल में लगा हुआ एक्सेलेरोमीटर तेज गति का पता लगाता है। आम जीवन में भी एक्सेलेरोमीटर का उपयोग होता है। अगर आपका स्मार्टफोन आपके कदमों को गिनता है या फिर लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में बदल जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है। आधुनिक सिस्मोग्राफ में डिजिटाइजर लगा होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है।
इसके बाद ये डिजिटल जानकारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस वीसैट के जरिए सेंट्रल रिसीविंग सेंटर नई दिल्ली पहुंचता है। वीसैट 2-वे ग्राउंड स्टेशन है जो डेटा को सैटेलाइट के जरिए भेजता और ग्रहण करता है। डिजिटल हो या फिर एनालॉग, भूकंप के एपिसेंटर तो चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। कल्पना करिए असम में एक भूकंप आया और 3 सिस्मिक स्टेशन ने भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया। अब स्टेशन ए से दूरी को रेडियस के रूप में लेते हुए वैज्ञानिक इसके चारों ओर एक गोला बनाते हैं। ऐसा ही वो स्टेशन बी और सी के साथ भी करते हैं। तीनों गोले आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं वही एपिसेंटर यानी कि भूकंप का केंद्र होता है। अब मैग्नीट्यूड यानी कि व्यापकता की बात करते हैं। 1970 तक वैज्ञानिक रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते थे। रिक्टर स्केल एक गणितीय फॉर्मूला है जिससे भूकंप की व्यापकता को मापा जाता है, जिसका आविष्कार भूकंप विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर ने किया था। इस गणितीय फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए भूकंपीय तरंग की ऊंचाई यानी कि एम्पलीट्यूड और साथ ही पी और एस वेव के पहुंचने के बीच की दूरी का पता लगाना होता है। रिक्टर एक लॉगरिथमिक स्केल है। इस स्केल पर एक पॉइंट की भी बढ़ोतरी भूकंप की व्यापकता में 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसका मतलब है 5 मैग्नीट्यूड पर आया भूकंप 4 मैग्नीट्यूड से 10 गुना शक्तिशाली होता है। लेकिन 6.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर आए भूकंप के लिए रिक्टर स्केल उतना सटीक नहीं होता। इसके बाद 1970 में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल विकसित किया गया, जो ज्यादा सटीकता से भूकंप को मापता है। भारत में रिक्टर और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। रिक्टर चारों ओर एक गोला बनाते हैं। ऐसा ही वो स्टेशन बी और सी के साथ भी करते हैं। तीनों गोले आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं वही एपिसेंटर यानी कि भूकंप का केंद्र होता है। अब मैग्नीट्यूड यानी कि व्यापकता की बात करते हैं। 1970 तक वैज्ञानिक रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते थे। रिक्टर स्केल एक गणितीय फॉर्मूला है जिससे भूकंप की व्यापकता को मापा जाता है, जिसका आविष्कार भूकंप विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर ने किया था। इस गणितीय फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए भूकंपीय तरंग की ऊंचाई यानी कि एम्पलीट्यूड और साथ ही पी और एस वेव के पहुंचने के बीच की दूरी का पता लगाना होता है। रिक्टर एक लॉगरिथमिक स्केल है। इस स्केल पर एक पॉइंट की भी बढ़ोतरी भूकंप की व्यापकता में 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसका मतलब है 5 मैग्नीट्यूड पर आया भूकंप 4 मैग्नीट्यूड से 10 गुना शक्तिशाली होता है। लेकिन 6.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर आए भूकंप के लिए रिक्टर स्केल उतना सटीक नहीं होता। इसके बाद 1970 में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल विकसित किया गया, जो ज्यादा सटीकता से भूकंप को मापता है। भारत में रिक्टर और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल चट्टानों की गतिविधि और भूकंप के केंद्र पर हुए नुकसान के जरिए और भी सटीक तरीके से भूकंप की व्यापकता को मापता है। हालांकि इनकी गणना करना एक मुश्किल काम है, लेकिन स्मार्ट एल्गोरिदम से पर आंका जाता है। इंटेंसिटी को 2 या फिर कमजोर तब समझा जाता है जब किसी क्षेत्र के कुछ ही लोग या खास तौर पर ऊपरी मंजिल पर रहने वाले भूकंप को महसूस करते हैं। इंटेंसिटी 11 या फिर विनाशकारी तब होती है जब एक भी इमारत खड़ी ना बची हो। सिस्मोस्कोप से डिजिटल सिस्मोमीटर का सफर पूरा करने के बाद अब वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट आधारित केबल्स के जरिए भी भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जा सके।